और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो अर्थशास्त्र की सामान्य समझ की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की सामान्य समझ का यह तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश यही है कि अर्थशास्त्र को सामान्य भाषा में पढ़ाया जाए, और जैसा कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि सर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि बहुत सारे छात्रों ने तो यहाँ तक कहा कि सर जैसे लग रहा है हम लोग सामने ही बैठकर पढ़ रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस तीसरे लेक्चर से भी आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ को बेहतर करने में और अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट जो शायद अभी पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स की बेसिक बातों को सीख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे वो पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं, या जो नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, आप बेहिचक बगैर किसी संकोच के अपनी बातों को हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेरी पढ़ाई बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी छात्र को कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो वो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, सर यहाँ पर थोड़ी समस्या है, तो मैं उसको फिर अपनी अगली क्लास में या अगला लेक्चर देते समय आपको वहाँ पर डिस्कशन में शामिल कर लूँगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अब लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में हम लोग डिमांड फंक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे और डिमांड फंक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से ये अन्य फैक्टर से प्रभावित होता है। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड फंक्शन ऑफ रिलेटेड प्राइस, डिमांड फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊंगा। डिमांड फंक्शन ऑफ वाई में हम लोगों ने कहा था कि कंज्यूमर्स की इनकम का डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हमने वहीं पर ये भी बताया था कि क्या कंज्यूमर की इनकम सभी वस्तुओं के साथ एक साथ आगे बढ़ती है, या कंज्यूमर अपनी इनकम को नेचर ऑफ गुड्स के साथ चेंज करता रहता है। तो हमने बताया था कि डिमांड का वाई से डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर देखा था कि जनरल गुड्स में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। इन्फीरियर गुड्स में हमने कहा था कि थोड़ी दूर तक आगे बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। दो तरीके के हम लोगों ने स्लोप पर डिस्कशन किया था। एक बताया था लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड, एक बताया था लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड का मतलब होता है कि हम लोगों ने पॉजिटिव स्लोप की बात किया था। लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब होता है हम लोगों ने निगेटिव स्लोप का चर्चा किया हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इन्फीरियर गुड्स, नेसेसिटीज़ गुड्स, लग्जरी गुड्स, इन सभी वस्तुओं को लेकर के एक साथ ग्राफ को लेकर के हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 यानी 3 प्रकार के स्लोप्स यहाँ पर आपके सामने हैं। ओ वाई एक्सिस पर क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं डिमांड को ले लिया है, एंड ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को ले लिया है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सिस पर आगे तरफ बढ़ेंगे हमारी इनकम बढ़ी हुई नज़र आएगी। जैसे जैसे इस एक्सिस पर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारी मांगी गई मांग मात्रा नज़र आएगी। तो पहले स्लोप की बात करते हैं। तो पहला स्लोप देख रहे हैं पॉइंट ओ से 1 तक है। तो पॉइंट ओ से 1 तक में हम इसको मान लेते हैं ओ एम। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला स्लोप है उसमें इनकम बढ़ने के साथ हम आवश्यक वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, यानी ये नेसेसरी गुड्स का स्लोप है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग हो रही है, लेकिन एक सीमा तक हो रही है। हम ये देख पा रहे हैं कि ओ एम तक आय बढ़ने के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है। यानी जब कोई उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो एक सीमा तक अपनी आवश्यक वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है, उसके बाद वो आय के उस हिस्से को वहाँ पर ना खर्च करके किन्हीं और वस्तुओं पर खर्च करता है, यानी फिर वो आवश्यक वस्तुओं को छोड़ देता है। तो M1 तक आवश्यक वस्तु कांस्टेंट हो जाती है। कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि आवश्यक वस्तुओं की ढाल कैसी होगी। तो आवश्यक वस्तुओं की ढाल कैसी होगी, आप बताएंगे आवश्यक वस्तुओं की ढाल 0 होगी।
यानी उसका जो ग्रेडियंट होगा वो शून्य होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव स्लोप है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड यानी बढ़ी हुई ढाल में इस कांस्टेंट यानी शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अपना ग्रेडियंट शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद समझ में ये बात आ गई होगी कि जब आप आवश्यक वस्तुओं के लिए आय के साथ रिलेशन को डेवलप करते हैं तो आवश्यक वस्तुओं की मांग आय बढ़ने के साथ एक सीमा तक तो बढ़ती है, परंतु एक सीमा के बाद उन वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है, यानी उपभोक्ता अपनी आय को आवश्यक वस्तुओं के लिए संग्रहित नहीं करता है, वो किसी और वस्तु पर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा ग्राफ, यानी हम लोग O2 की बात करेंगे। तो O2 में देख रहे हैं ये हमारे इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ है, यानी निकृष्ट वस्तुएं। तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह पहले तो जिन वस्तुओं की मांग कर रहा था उन्हें करता ही है, लेकिन जैसे ही उनकी इनकम ज़्यादा हो जाती है वह इन वस्तुओं को छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप देख रहे हैं N से N2 तक उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को छोड़ रहा है, यानी इनकम बढ़ने के साथ उन वस्तुओं को छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ दिखलाता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप अच्छी वस्तुओं की मांग करेंगे या स्टैंडर्ड गुड्स की मांग करेंगे। तीसरे ग्राफ को देखते हैं। तीसरा ग्राफ लिखा हुआ है लग्जरी गुड्स, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम विलासिता की वस्तुओं की मांग करते जाएंगे। तो तीन रिलेशन एक साथ यहाँ पर आपने देख लिया कि आय के साथ नेसेसिटी गुड्स या आवश्यक वस्तुओं के साथ ग्राफ कैसा है, इन्फीरियर गुड्स निकृष्ट वस्तुओं के साथ ग्राफ कैसा है, इसी को हम लोग गिफिन गुड्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमने विलासिता वस्तुओं के साथ भी ग्राफ को देख लिया है। उम्मीद है ये तीनों ही ग्राफ आप लोग समझ में आ गया होगा, और इसके पहली क्लास में हम डिमांड का इनकम के साथ रिलेशन डेवलप कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं डिमांड का पॉपुलेशन के साथ क्या फंक्शन है, या पॉपुलेशन चेंज में डिमांड चेंज किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे मांगे जाने वाले वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र में लगभग 10,000 युवा रहते थे और उन 10,000 युवाओं की भर्ती एक सेना में हो गई। एक सैनिक के रूप में वो सभी 10,000 युवा को ले लिया गया। तो एकाएक आप देखेंगे उस क्षेत्र में वो 10,000 युवाओं के द्वारा जो मांग की जा रही थी सेना में भर्ती होने से पहले, वो मांग एकाएक कम हो जाएगी। कहने मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे वस्तुओं की मांगे जाने वाली मांग मात्राएं भी बढ़ती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ही जनसंख्या कम हो जाती है वैसे ही मांगे जाने वाली मांग मात्राएं भी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड का पॉपुलेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। डिमांड तब बढ़ती है जब जनसंख्या बढ़ी हुई होती है, और जनसंख्या के घट जाने पर डिमांड घट जाती है। मगर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखना होगा कि डिमांड जनसंख्या के बढ़ने के साथ तभी बढ़ती है जब हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि चलिए जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है और उनके हाथों में क्रय शक्ति है नहीं, तो डिमांड बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है उन देशों में उन देशों की जनसंख्या की तुलना में डिमांड ज़्यादा है जिन देशों की जनसंख्या कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि डिमांड का पॉपुलेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप का है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि डिमांड और पॉपुलेशन के बीच का फंक्शन कैसा है या डिमांड और पॉपुलेशन के बीच का ग्राफ कैसा है, तो आप बताएंगे कि जनसंख्या और मांग के बीच का जो ढाल है वो धनात्मक आकार का है, या लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है, या बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। तो उम्मीद है ये फंक्शन भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे फंक्शन में चलते हैं। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ टी। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ टी मीन्स डिमांड इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट। तो देखते हैं कि रुचि के आधार पर वस्तुओं की मांग कैसे होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी रुचि जैसी है वैसे ही आपकी मांग होगी। आइए देखते हैं। तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ टी की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट चेंजेस देन डिमांड चेंजेस आल्सो। यानी अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज होता है तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वस्तुओं की मांग करता है। अगर उपभोक्ता को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उसकी मांग ज़्यादा करने लगता है, और उपभोक्ता को कोई वस्तु कम अच्छी लगती है धीरे धीरे उसकी मांग को कम कर देता है। यहाँ पर हम ग्राफ के जरिए समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि फैशन
गुड्स की प्राइस अगर ज़्यादा हो तो भी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। यानी यहाँ से हम देख पा रहे हैं प्राइस यहाँ है तो डिमांड यहाँ है। अगर प्राइस कम होने लगती है तो प्राइस कम होने लगती है, डिमांड कम हो जाती है। का मतलब ये हुआ कि हो सकता हो वो फैशन की वस्तु अब आउट ऑफ द फैशन हो रही हो। अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट स्टगलर का ये मानना है कि कीमत और आय से ही डिमांड प्रभावित नहीं होती है, टेस्ट से भी डिमांड प्रभावित होती है। तो आप अर्थशास्त्री स्टगलर का नाम याद रखिए और लिखने में ये सहायक होगा कि स्टगलर ने पहली बार बताया था कि डिमांड फंक्शन रिलेटेड है टेस्ट से भी। यानी अगर किसी उपभोक्ता की रुचि जिन वस्तुओं में होगी वह उन वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेगा और जिन उपभोक्ताओं की रुचि इन वस्तुओं में कम होगी उनकी मांग कम करेगा। इसलिए हम प्रायः व्यवहार में भी देखते हैं कि जब फैशन की वस्तुएं या रुचि वाली वस्तुएं महंगी होती जाती हैं तो भी लोग उनकी मांग करते हैं, और जैसे ही वो चीज़ें आउट ऑफ द वे हो जाती हैं या कोई फैशन की वस्तु आउट ऑफ द फैशन हो जाती है तो उनकी कीमत कम होने पर भी उनकी मांग ज़्यादा नहीं होती है। जबकि सामान्य अर्थशास्त्र में हमने बताया था कि वस्तुओं की कीमत कम होने पर उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है, मगर रुचि और फैशन संबंधित वस्तुओं में इस प्रकार देखा नहीं जाता है। अगर वो चर्चा में हैं, लगातार उनकी डिमांड बनी हुई है, तभी उनकी कीमतें ज़्यादा होने पर भी लोग उनकी मांग करेंगे, अदरवाइज़ उसे मांगना कम कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड का टेस्ट फंक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कीमतें बढ़ती भी हैं तो भी मांग बढ़ेगी और कीमतें घट जाती हैं तो मांग उनकी घट जाएगी। तो हम लोग अगले फंक्शन पर आएंगे, डिमांड द फंक्शन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ की बात करेंगे और देखेंगे डिमांड का वेल्थ से कैसा रिलेशन है। तो डिमांड फंक्शन ऑफ वेल्थ को देखते हैं। तो डिमांड फंक्शन ऑफ वेल्थ में हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को भी लिंक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इन द सेंस हम लोग मनी अमाउंट चेंजेस की बात करेंगे और नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो डिमांड इससे भी अफेक्टेड होती है। यानी अगर हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दें तो क्या होगा, मांग पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम मुद्रा की मात्रा को घटा दें तो मांग पर क्या असर पड़ेगा। मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, और जब ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं से मांग बढ़ जाएगी। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि यदि हम अमाउंट ऑफ मनी को बढ़ाते हैं तो क्या अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाएगी। निश्चित रूप से जब आप लिक्विडिटी बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में महंगाई आने के बावजूद लोगों के हाथ में पैसा होने से लोग वस्तु व सेवाओं की मांग ज़्यादा करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को समझते हैं, और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी हो जाए कि नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत धन का वितरण ऐसा हो जाए कि सरकार ऐसी कर नीतियाँ बनाए, सरकार ऐसा टैक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे जिसमें अधिक से अधिक धन अमीरों से लेकर के उसे गरीबों तक तो पहुँचा दिया जाए, तो हम देखेंगे कि जो अमीरों के द्वारा विलासिता की वस्तुओं की मांग की जा रही थी या लग्जरी गुड्स की डिमांड की जा रही थी वो कम हो जाएगी, और फिर आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गरीब सबसे पहले तो आवश्यक वस्तुओं की मांग करेगा। इसका मतलब ये है कि वेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसी दोनों ही डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हम लोगों को अच्छे समझ लेनी चाहिए कि डिमांड का वेल्थ से रिलेशन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि डिमांड का वेल्थ से कैसा फंक्शन है। अगर हम स्लोप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर वेल्थ तेज़ी से बढ़ रहा होता है वहाँ पर डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही होती है। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से नेशनल इनकम को, टैक्स पॉलिसी को, अमाउंट चेंज को समायोजित करती है, ये देखने वाली बात है। चलिए हम लोग अगले फंक्शन में चलते हैं, और वो फंक्शन है सीज़न, यानी ऋतु की बात करने जा रहे हैं, मौसम की बात करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे ऋतुओं में परिवर्तन से किस प्रकार से मांग प्रभावित होती है। आइए देखते हैं ऋतुओं में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव। डिमांड फंक्शन ऑफ सीज़न की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिमांड फंक्शन ऑफ सीज़न यानी जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे डिमांड भी बदल जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लें हम लोग कि जाड़े का सीज़न है तो हम मोटे कपड़ों या ऊनी कपड़ों की मांग ज़्यादा करेंगे, और गर्मी का सीज़न है तो हम लाइट यानी पतले कपड़े या हल्के कपड़ों की मांग ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता जिन जिन ऋतुओं में जाता है वैसे वैसे उपभोक्ता की मांग उन ऋतुओं के हिसाब से बदलती जाती है। तो यह कहना भी ठीक होगा कि डिमांड का सीजन से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जैसे जैसे वेदर चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, आप अपनी डिमांड को चेंज कर देंगे।
डिमांड फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करें या प्रत्याशाओं की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो एग्जांपल समझते हैं। हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रायः ऐसे ही शेयर्स की मांग करते हैं जिसके आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यानी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग नेचर उनका वहाँ पर ज़्यादा इन्फोर्स करता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि अब इस कंपनी के शेयर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो हम एक्सपेक्टेशन के बेस पर ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग किस प्रकार से संभावनाओं के आधार पे बढ़ती है। इसी प्रकार तमाम चीज़ों की संभावनाएं होती हैं, तमाम चीज़ों का एक्सपेक्टेशन होता है जिसके बेस पर हम अपनी डिमांड को चेंज करते हैं। चलिए, उम्मीद है जनरलाइज डिमांड फंक्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस जनरलाइज यानी सामान्य मांग फलन में हमने कीमत, संबंधित कीमत, आय, जनसंख्या, रुचि, वेल्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी, मौसम और संभावनाओं, इन सब की हमने बात कर लिया है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि मांग की लोच था, लेकिन मांग की लोच में सबसे पहले हम लोगों ने मांग शब्द को पढ़ लिया, सामान्य मांग फलन को पढ़ लिया, विशेष मांग फलन को पढ़ लिया। इस प्रकार से आपके लेक्चर 3 से मांग का पूरा बेसिक हमने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग लेक्चर 4 में मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो जो लेक्चर 4 होगा वो पूरी तरीके से मांग की लोच पर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि मांग की लोच की परिभाषाएं क्या हैं, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, कीमत मांग की लोच क्या है, आय मांग की लोच क्या है, त्रियक मांग की लोच क्या है और प्रतिस्थानापन्न मांग की लोच क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है या कहीं पर भी कोई डाउट है या कहीं पर आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उन मैसेज को ज़रूर पढ़ूंगा और उससे संबंधित समस्याओं को ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच क्या है। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।